नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, कल का मेरा कार्यक्रम था कि निजता का अधिकार क्या है और इससे किसको फायदा है। मैं निजता का अधिकार में नेताओं की नियति और उसके आड़ में अफसर, उद्योगपति और काले धन जमा करने वाले और बेनामी संपत्ति वालों के विषय में आपसे चर्चा किया था। आज उस निजता के अधिकार का आड़ लेकर के भारत की सोशल मीडिया हमारे भारत के कानून मानने से कैसे इनकार कर रही है, उसमें कुछ पत्रकारों, कुछ नेताओं और कुछ लोगों का। और अपने मोबाइल का म्यूट बटन दबा दीजिए जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, नहीं तो दो आवाज को। हाँ, उसके बाद आप उसको देखिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे उन लोगों ने आधार कार्ड को लिंक करने से अपने खेल के तहत मना कर दिया, उसी तरह का एक खेल अभी चल रहा। आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के अनाप शराब कार्यक्रम के तहत जब भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया कि भाई अगर आपको भारत में रहना है तो भारत के कानूनों का इज्जत करना है, उसको मानना है। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई देश नहीं है जो सोशल मीडिया को बेलगाम छोड़ दी हो, अपने संप्रभुता से साथ खिलवाड़ करने, अपने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना को छिन भिन करने की इजाजत दी हो। अभी सिंगापुर में एक छोटा सा एपिसोड हुआ था। वहां की सरकार ने कहा कि अगर सिंगापुर शब्द का इस्तेमाल किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, गया पर फाइन कर। कई देशों में तो करोड़ों करोड़ रुपया तक पर डे के हिसाब से जुर्माना है। चीन जैसे देशों में तो सोशल मीडिया पूर्णतः बंद है। लेकिन हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम बंद करने की इजाजत नहीं देते हैं। हमको बोलने की आजादी है। हम भारत के संविधान 21 का अक्षरशः पालन करते हैं, जिसमें निजता का अधिकार भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, राइट टू स्पीच भी है, तो राइट टू रिकॉल भी है। हमने विचार किया कि ये जो मुद्दा उठा है संबित पात्रा के नाम से, जो संबित पात्रा के बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्ष कुचक्र चल रही है, उसमें सोशल मीडिया हमारे दिशा निर्देशों के विरुद्ध कोर्ट चली गई है। भारत के दिल्ली के उच्च न्यायालय में उन्होंने एक पिटीशन दायर किया है। तो जब मामला उच्च न्यायालय का हो तो इसकी जानकारी लेने के लिए उच्चतम न्यायालय से बढ़िया आदमी कौन होगा। तो मैं अवधेश कुमार सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सुप्रीम वकील है, हमने उनसे आग्रह किया कि कृपया कानूनी पहलू पर हमें आइए और लाइन बाय लाइन इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसका लीगल इम्प्लीमेंटेशन क्या है और उसका एक्शन और रिएक्शन हमारे समाज पर क्या पड़ेगा। तो हमने अनुरोध किया है। अजय जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से आपको कि आप आए और कानूनी पहलू को बात करें। और सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है। पहले तो नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, सबको पहला कि आखिर कोई आदमी हमारे सरकार के विरुद्ध कोर्ट में जाने की हिम्मत किया कैसे? क्यों? क्या हमारे कानून में कहीं कमी है या उसे लगा कि हम जाएंगे, ये चूंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला देश है, हमें कोई नहीं बोलेगा? पहले तो आप यहीं से शुरुआत करें, लीगल पहलू के अलावा कि कोई कैसे हिम्मत किया हमारे देश के विरुद्ध जाने का? देखिए, कोर्ट जाने के लिए हमारा ही संविधान इसको इजाजत देता है। हिम्मत की बात नहीं है। अगर कोई भी पक्ष को लगता है कि हमें कोर्ट से न्याय मिल सकता है तो जरूर जाना चाहिए। जाने से पहले सोचना चाहिए कि जिस लिए हम जा रहे हैं क्या वो उचित है या अनुचित है, किसके फेवर में है, हमारा मानसा क्या है, हमारा मोटिव क्या है उसके पीछे जाने के लिए। आज के डेट में मात्र 2 पिटीशन फाइल हुआ है। इसके आधार पे एक व्हाट्सएप ने किया है, एक फेसबुक ने किया है। दोनों दिल्ली हाई कोर्ट में डाला हुआ है। हाई कोर्ट में अभी लगा नहीं है, इसलिए अभी हम उसके विषय पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि भारत का संविधान ही उसको इजाजत दे रहा है जाने के लिए। शायद आपका म्यूट हो गया है आपके सिस्टम से, एक बार। अब तो वो पिटीशन में ही मामला जब कोर्ट में आएगा, कोर्ट उस पर कोई निर्णय लेगा, तब जाके पता चलेगा। लेकिन अवधेश, मैं आपसे कानूनी पहलू पर बात करना चाहता हूं। एक तो हमारे यहाँ 19, 20, 21 आर्टिकल है। आप
वकील होने के नाते बढ़िया, जी हमसे जी। बढ़िया समझते हैं आप इसको। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन धारा के अंतर्गत क्या चीज है, किस प्रिविलेज सोशल मीडिया को है कि प्रिविलेज हमको है, और हम इन्हीं अपने ही संविधान में बिना कोई संविधान संशोधन किए हुए किस आर्टिकल और किस धारा के अंतर्गत इस पर नकेल कस सकते हैं? क्या हमें उसके लिए कोई कंसेस बनाने की जरूरत पड़ेगी, कोई अलग से अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, या हमारे संविधान में ही स्वतः एक बहुत बड़ा आर्टिकल, एक्शन, लॉ है जिसके अंतर्गत हम इन पर नकेल कस सकते हैं? बीइंग ए वकील, मेरे को सुप्रीम कोर्ट के वकील के सुप्रीम नॉलेज के हिसाब से होगा। देखिए, पहले तो हमें यह समझना होगा कि इश्यूज क्या है जिस कारण से आज जो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया, कानून बना, उसके बाद 2009 2011 में उसका संशोधन भी हुआ। रूल्स रेगुलेशन समय समय पे समय के डिमांड के अनुसार संशोधन हुआ। अभी उसी के अंदर संशोधन जो हुआ है वो 2021 में हुआ। 25 फरवरी 2021 को गाइडलाइंस इश्यू किया गया। अभी आपको जानकारी में है कि टीवी चैनल के लिए एक अलग गाइडलाइंस इश्यूड है, प्रिंट मीडिया के लिए अलग गाइडलाइंस इशू है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस अभी तक नहीं बना हुआ था। क्योंकि सीरीज ऑफ एक्ट हम देखते हैं शुरू से लेकर, क्योंकि इसकी एजेंसी यहां पे नहीं है, एजेंसी बाहर से ऑपरेट होता है, और बाहर की एजेंसी हमारे लिए कितना इन्फोर्सेबल लॉ की है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उनके प्लेटफॉर्म आज हमारे कंज्यूमर ओरिएंटेड हैं। लगभग 1.7 मिलियन हमारे पास सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं, 5 मिलियन से ऊपर जो है फेसबुक के साथ जुड़े हैं। एक रफली डाटा हम बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो डाटा शेयर हो रहा है उनके लिए आज हम शिकायत करने जाए कहीं तो उसका निदान कहां पे होगा। 25 फरवरी 2021 एक ऐसा मेमोरेबल डे है जो याद करने का दिन है कि भारत की जनता को अगर देखा जाए सही मायने में तो उसको एक संरक्षण मिला कानून के दृष्टिकोण से सोशल प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कानून नहीं था इसके पहले, इसीलिए अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हुआ। आज मान लेते हैं कि कोई हमारा वायलेशन हो रहा है, कोई हम वीडियो सर्कुलेट कर दिया आपके तक, वीडियो आप कहीं और जगह सर्कुलेट कर दिया, कहीं और जगह। फेक मैसेज का भी बहुत अधिक इसका यूटिलाइजेशन होता है सोशल मीडिया पे। ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता कि ये मैसेज कहां से जनरेट हुआ, कैसे हुआ और किसका हुआ। सपोज करें कि मॉर्फ वीडियो हमको बनाना है। एक छोटा सा आपको यहाँ पर जोड़ूंगा। अभी कल से मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, मैं आपको भी भेज दूंगा। एक महिला अनाप शनाप बोल रही है भारत के सरकार को कि अब तक 1952 से इतना नकारा सरकार नहीं आई, इतना नालायक सरकार नहीं आई। उसका फोटो ना कुछ कुछ मेनका गांधी के जवानी की तरह से लग रहा है, हालांकि मेनका गांधी से बिल्कुल नहीं लग रहा है, बट थोड़ा बहुत जैसे लग रहा है जैसे अगर मेनका गांधी 20-22 साल की होती तो शायद इसी तरह से होती। हालांकि मेनका गांधी अब 65-70 के करीब की होंगी, उनका जो उम्र होगा वो नहीं है। जानते हो मेरे व्हाट्सएप पे क्या लिखा आया है? देखिए मोदी सरकार के विरुद्ध बोलती हुई मेनका गांधी, लिखा है मेरे व्हाट्सएप पे है, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी। अब बताइए कि कोई आदमी, अगर मैं ही देखूं, मैं सबसे पहले आकर्षित हुआ उस वीडियो को देखा, लेकिन वो तो जैसे आधा मिनट चला, आधा मिनट में कहा ये मेनका जी नहीं है। एक तो उसकी वर्षन मेनका जी जैसी नहीं थी। इस तरह से अगर कोई आदमी मोदी का डुप्लीकेट लगा दे, अब मान लीजिए 1%, कोई राजनाथ सिंह का डुप्लीकेट लगा दे, एकदम सिनेमा में तो आप देखते हैं डुप्लीकेट का खेल, और जब कलाकार आएगा और वीडियो में ऐसे बोल देगा कि मैं कल राजनाथ सिंह बोल रहा हूं सरकार गिराने जा रहा हूं, तो ये तो बवाल मच जाएगा ना भाई देश में। इस पर नकेल कसने के लिए कानून तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसी जैसे मर्फ वीडियो के लिए ये सोशल मीडिया पे कानून आया है। कहीं किसी का चेहरा लगाकर आप देखे होंगे फेसबुक वगैरह पर, राहुल जी का सबसे अधिक चेहरा
उन पे मिक्स करके, कंटेंट को काट के, दूसरे का कंटेंट को ऐड करके एक मजाक के तौर पे इसको पेश किया जाता है। मोदी जी को भी किया जाता है। एक सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया है कि सपोज कर 2 इश्यूज 3 इश्यूज को डिस्कस करने का उचित रहेगा। एक तो है कि जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कू है और टेलीग्राम है। इस तरह का और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ट्विटर तो मेजर इश्यूज है, इसलिए हम ऑर्कुट तो खैर बंद ही हो गया। ऑर्कुट का चर्चा क्या करें, बंद ही हो। हाँ, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूटिलाइज हो रहा है, दो चीज सरकार के नजर में आया कि हाउ टू ऑथेंटिकेट द वीडियो और मैसेज कैसे हम करेंगे। कोई रिमोर्स फैल गया, मान लेते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, सपोज कीजिए 1 मिनट के लिए मैं बोलूं कि हिंदू हमको मार दिया, ठीक है, और हम एक कोई ऐसा 10 साल पुराना कोई ऐसा वीडियो लाए, हमने अपलोड कर दिया अपने साइट पे कि हिंदू को मारा जा रहा है, मुस्लिम को मारा जा रहा है, दंगा भड़कने के चांसेस अधिक हो जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। अवधेश जी, यहाँ पर 1 मिनट आपको जोड़ूंगा, 1 सेकंड आपको अपडेट कर देता हूँ। बीइंग अ लीगल पॉइंट देखिएगा, मैं तो सामाजिक तरफ से बोल रहा हूँ। क्या हुआ कि जब पिछले साल कुंभ लगा, पूजनीय योगी जी की सरकार आई थी, तो कुंभ का इतना बढ़िया व्यवस्था हुआ कि दुनिया उसकी तारीफ की। कुंभ में क्या हुआ कि जो संगम किनारे कलवासी करते हैं माह के महीने में, सर्दियों में कलवासी, मेरी माता जी और मेरी दादी जी भी की थी। कलवासी मतलब वो जो माह का ठंडी होता है ना, उसमें वो लोग 1 महीना 1.25 महीना संगम के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, वो चाहे घर में महलों में रहते हो। कल्पवास में कई लोगों का मृत्यु हो जाता है तो कहा जाता है कि अब सीधे मोक्ष प्राप्त होगा, उनको वहीं दफना दिया जाता है। ये संगम का रिवाज है, वो हिंदू या मुसलमान हो, जलाया नहीं जाता जो कल्पवास में जिसका देहांत होता है। जो कुंभ के दौरान लोग आए, उनका देहांत हुआ तो उनके परिजन वहां पर उनके शव को दफना दिए। जोगी जी को सरकार थे, उन्होंने शव का सम्मान के लिए पीताम्बर पीला कपड़ा उड़ा दिया। हमारे यहाँ अगर आप देखते होंगे कोई इहवाक मतलब सुहागन का मौत होता है ना, तो पीताम्बर उड़ा करके और लाल कपड़ा उड़ा के ले जाते हैं। आप पूर्वांचल के जो जानते होंगे। अब एक नया ट्रेंड चला है, उसी शमशान की पुरानी वीडियो को लगा करके कहा जा रहा है कि कोरोना में लोगों को दफनाया जा रहा है। और एक बहुत देश की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार जो गुजरात दंगे में बता रही थी कि यहाँ भीड़ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पुलिस है, यहाँ पुलिस नहीं है, मोदी जी ने कहा था कि तू रिपोर्टिंग करेगा, आतंकवादी को बता रही। जम्मू कश्मीर में जो हिजबुल का टॉप कमांडर का मोटरसाइकिल पर चलते हुए पाई गई थी, उसी ने बताया, अंग्रेजी में उसकी रिपोर्टिंग थी, मैं आपको हिंदी में तर्जुमा बताता हूं कि देखिए ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। असल में वो जो सिनेमा के पहले स्क्रीन हटा के करते हैं, आज उस वीडियो को शूट करने वाला दैनिक जागरण का पत्रकार आया और वीडियो को बोला कि ये मेरे द्वारा शूट किया हुआ वीडियो है, ये संगम का है 2018 का। अब बताइए कि बीइंग ए वकील सुप्रीम कोर्ट के, उस पर कौन सा धारा बनता है गलत रिपोर्टिंग का? कैसे ऐसे लोगों को रोका जाए? ऑर्कुट और ट्विटर तो अमेरिका में है, ये जो भारत में रह करके देशद्रोही गतिविधि करते हैं, इनके लिए बताइए। मैं वही आ रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ। आपका जिज्ञासा है इस बात का जानने का कि किस तरह से, तो सरकार के पास 2-3 इश्यूज आया कि हम एक तो ऑथेंटिकेट कैसे करें डॉक्यूमेंट्स का। अगर हम फेसबुक के माध्यम से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग में ले रहा हूं मैं, तो उसके ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिनेटर का जब तक जानकारी नहीं होगा, किसी भी कानून में किसी चीज को प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसने अपलोड किया, कैसे किया, कौन सा सर्कमस्टांसेस में किया, वो घटना रियल प्लेस ऑफ अकरेंस है कि नहीं, बहुत सा चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास दिक्कत आ रहा है। अब आता है दूसरा, होता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्या क्या है। भाई आखिर हम संप्रभु स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है हमारा। बाहर से जैसे ये तो ट्विटर फेसबुक जितने हैं, ये तो लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिए, जैसे अंग्रेज लेकर आए थे, अपने सुनिश्चित किए थे सब चीज को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने क्लियर कर दिया था कि 3 महीना के अंदर आपको 3 चीज बनाना है। ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना है जो इंडिया में रहेगा, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करना जो इंडिया में रहेगा, कंट्रोलर है वो भी इंडिया के अंदर रहेगा।
ये तीनों चीज को कह दिया कि अगर कोई कंप्लेंट आता है, क्योंकि इसके पहले हमारे पास मेरे बारे में आप गाली लिख दीजिए, अगर मैं शिकायत करने जाऊं तो कहां करूं? हमारे पास या तो हम क्रिमिनल लिटिगेशंस में जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसको क्वेश्चन कर चुका है, 66A को क्वेश्चन कर चुका है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसको प्रावधान को कर दिया कि सोशल मीडिया पे गाली दे रहा है व्यक्ति, जो भी दे रहा है, अब वो चीज गाली हम सुन रहे हैं, हमारा पार्ट है कि डिफेमेशन में हम जाएंगे, आईटी एक्ट के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, जब हमारे भारत के जो भारतवासी हैं उनको अगर कोई गाली देता है, कोई भी दे, भारत के ही लोग दें, या इस तरह का ट्रेंड चलाता है, तो उसके लिए एक लॉ के अंदर बांधना बहुत ही जरूरी था, इसलिए इस गाइडलाइंस को इशूड किया। अब इनको दिक्कत कहां आ रही है इस प्लेटफॉर्म को प्रयोग करने में, जहां से आप इश्यूज कर रहे हैं कि राइट की प्रिवेसी की जो बात कर रहे हैं कि हमारा प्रिवेसी है, कि उसके निजता के हनन है हमारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के कि एक जजमेंट आया 2017 में, पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। उसने बताया क्या कि हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट्स के इनकॉर्पोरेट करता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको किसी भी एलिनेट नहीं किया जा सकता, नोबडी कैन सेपरेट इट, ये हमें चाहिए। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट आपका इनसेपरेबल है क्या? ये एब्सोल्यूट राइट है क्या? अब क्वेश्चन आता है, अगर हम इस तरह के विवाद के अगर एब्सोल्यूट राइट होता तो अब तक आरक्षण खत्म हो गया रहता, राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते, एजुकेशन में खत्म हो गया रहता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो टाइम टू टाइम हम कट करते हैं, अदर्स प्लेटफॉर्म को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करते हैं, उसके बाद प्रिंट मीडिया को करते हैं, हम कंटेंट्स के बारे में बताते हैं कि इस कंटेंट को, इस तरह का कंटेंट आप नहीं दिखाएंगे। एक देखेंगे कि धूम्रपान का आता था प्रचार वहां पे, तो कह दिया कि इस टाइप का जो है उसको आप सेंसर करेंगे, तो सेंसर बोर्ड उसके लिए बना हुआ है देखने के लिए, आईबीसी बना हुआ है उसको देखने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया को देखने के लिए ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं था इस रेगुलर गाइडलाइंस के अलावा, जो गाइडलाइंस इफेक्ट में आ गया। अब आप देखें कि सोशल मीडिया का वेट किया, ट्विटर ने भी वेट किया, अभी तक फेसबुक ने कहा क्या कि आई वांट टू टॉक विद द गवर्नमेंट ऑन द सर्टेन इश्यूज। अब वो सर्टेन इश्यूज क्या है, क्योंकि वो अभी तक कंप्लायंस नहीं किया। भैया आपको 25 तारीख को ही क्यों करना पड़ा जब आपका ड्यू डेट खत्म हो रहा है? व्हाट्सएप को क्यों जाना पड़ा 25 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर में जब आपका ड्यू डेट हो रहा है? क्यों नहीं आप पहले से, जब गवर्नमेंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन हुआ, जहां तक मेरी नॉलेज है, वेबसाइट का फ्रेश इंफॉर्मेशन वगैरह देखने के बाद सरकार का, ट्विटर ने कभी भी इस टॉपिक पे या व्हाट्सएप ने इस टॉपिक पे कभी भी डिस्कस नहीं किया है सरकार के साथ में, कभी भी नहीं किया कि राइट ऑफ प्राइवेसी की बात को कैसे करें। अब एक व्हाट्सएप की बहुत मेजर इशू जाता है कि व्हाट्सएप का, क्योंकि सर्कुलेशन जो होता है, ओरिजिनेटर का बात किया सरकार के पहले से 2009 के या 2011 के कानून में, यहां तक के कानून में है, डिस्क्रिप्ट करने का है प्रावधान ऑलरेडी है पहले से कि कैसे इसको लेके जाना है पीयर टू पीयर। व्हाट्सएप क्या कह रहा है समझने की जरूरत है, जनता को भी समझने की जरूरत है। व्हाट्सएप कह रहा है क्या कि अगर परमार जी को हम कोई व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज हमारा प्रिवेसी के अंदर आता है, इंक्रिप्टेड होता है, केवल इसकी की होल्डर जो है परमार जी है इसको खोल सकते हैं। भारत सरकार क्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, परमार जी खोलेंगे, लेकिन आप यहां एजेंसी तो बैठाइए। अगर बाई द वे परमार जी का अगर इलीगल एक्टिविटीज में कभी फंस जाते हैं, ठीक है, तो ओरिजिनेटर हम हैं कि कोई और है, जहां से आया वो तो मना कर दिया कि नहीं मैं तो भेजा नहीं हूं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको? तो वो कहता है क्या कि आप ऐसा है कि कोई भी मैसेज जा रहा है उसको आप स्टोर कीजिए। स्टोरेज आज भी होता है, सब डेटा स्टोरेज होता है। इसी पे देखे होंगे कि एक आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका का बात आया था कि करोड़ों रुपया में बेच दिया, डेटा को बेच दिया, भारत सरकार के डेटा को, ठीक है। आज भी आप देखेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस कर रहा, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक दूसरे का बिजनेस में लगा हुआ है। आप कुछ भी भेजते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी ऑथेंटिकेशन है, वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होता है। क्या वो निजता का अधिकार नहीं आता है? आपने तो दिया नहीं परमिशन। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सोशल मीडिया अपना तो कहते हैं कि मेरे पास आप निजता का अधिकार है, मैं अपना चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आपके टेलीफोन पर कहते हैं कि आप अपना कॉन्टेक्ट एक्सेस का अधिकार दीजिए, गैलरी चेक करने का अधिकार दीजिए,
फोटो चेक करने का अधिकार दीजिए, एसएमएस चेक करने का अधिकार, मतलब आप अपने पूरे घर में मेरे को खुला छोड़ दीजिए, मैं खुला सांड की तरह से घूमूं, आप मेरे दरवाजे पर बताइए, ये किसके, ये क्या दोगलागिरी है, दादागिरी है, या हमारा संविधान ही ये कह रहा है कि तुम मेरे मुंह पर थूक जाओ, हम तुम्हारे आरती भी उतारने से पहले पूछेंगे, ये कहाँ का है दोगला? केंद्र सरकार इस पे बहुत अधिक सख्त है, बहुत अधिक सख्त है। कहा गया कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अपना जाइए लेकर यहां से प्लेटफॉर्म को, जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए टेलीग्राम सिमिलर प्लेटफॉर्म पे है, वो एडॉप्ट कर लिया, बात को मान गया, भारत सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया, नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, कंट्रोलर कर दिया, वो इस इश्यूज पे वर्क कर रहा है। कंप्लायंस के लिए 3 महीना दिया था भारत सरकार ने, 3 महीना में आपने किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। जब लगा कि आपकी दुकानदारी 57 करोड़ पर मंथ लगभग यहां से इनकम है एक व्हाट्सएप को, जब आप फ्री में प्रोवाइड करें तो कौन सा इनकम आप करते हैं, कैसे करते हैं, बिजनेस की बात है। सोच, क्योंकि मैं जी हिंदुस्तान या किसी आज तक को देख रहा था, उस पर भी ये डेटा को शेयर किया था कि 57 करोड़ रुपया ये अगर वो व्हाट्सएप कमा रहा है यहां से, तो कौन सा डाटा बेच के कमा रहा है। इसका मतलब कि आपका डेटा को कहीं ना कहीं प्राइवेसी के बाद कहां से आया। अब आता है कि इंक्रिप्शन हमारा, मैं परमार जी को कोई मैसेज भेजता हूं, परमार जी मुझे कोई मैसेज भेजते हैं, तो हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। दिक्कत आती है, एक ब्रॉडकास्टिंग भी होता है। आप ट्विटर इसके अंदर जाएंगे, व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे तो एक ब्रॉडकास्ट का लिस्ट होता है कि ब्रॉडकास्ट आप बना सकते हैं। आप एक बार पेस्ट कीजिए लिस्ट पे, सारे जगह 256 लोगों के पास वो पहुंच जाएगा, या जितने भी आप ब्रॉडकास्ट के अंदर रखे हैं वो सबके पास चला जाएगा। आप ग्रुप में शेयर करते हैं, कहता है, देखिए यही बाई स्टैंडर्ड की बात आ रहा है कि आई एम मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम ऑफ द ग्रुप्स मैसेज। आप ग्रुप मैसेज जब आपको अधिकार किसने दिया? आप प्रोफाइल पिक्चर को देख ही रहे हैं, नंबर को आपके साथ शेयर ही हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट सारा शेयर होगा, सेंसिटिव कॉन्टैक्ट हो चाहे जो भी है, तो हमारा राइट टू प्राइवेसी कहां रहा? ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया। आपके लिए रेगुलेशंस के लिए आप कुछ वायलेट कर दिए, मेरा डेटा को बेच दिए कहीं, तो हमारे लिए कोर्ट ऑफ लॉ है नहीं, क्योंकि आप तो मेरा नंबर चला गया। मैं अपनी बात करता हूँ कि कई जगह फोन आता, परमार जी बोले हाँ नमस्कार, मैं फलाना बोला, नंबर कहां से मिला? नहीं, वो फलाना वाले ग्रुप पर आप थे ना, तो मेरा नंबर ही चला गया, तो मेरी तो प्राइवेसी खत्म हो गई भाई, तो मेरे लिए कुछ नहीं है। ये तो प्राइवेसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब स्ट्रिजेंट लॉ पास कर दिया कि अगर आपके अंदर 48 घंटा, 15 दिन, इस तरह का टाइम फ्रेम किया है इसने कि किस तरह से आपको ग्रीवांस अगर आता है किसी पब्लिक का, मैं ही दे दूं इंडिया के अंदर, तो हर एक स्टेट में भी उनको बनाना होगा। बनाने का मतलब है कि जो आप इंटरनेट पे बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार आप अपना सेटअप करेंगे। यू हैव टू डिक्लेयर योर एसेट्स। आपको यहाँ इंडिया के कानून के अनुसार इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा कि आप जनरेट कर रहे हैं, जो हमारा आज ड्रेन कर रहे हैं वेल्थ का, यहां से लेकर आप फॉरेन के लेकर चले जाते हैं, तो आप में और ईस्ट इंडिया कंपनी मानता है कहां रहा? निजता का हनन तब होता, देखिए कानून होता, जैसे निजता का हनन आपका तब होगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति ने कंप्लेंट नहीं किया। व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपके लोकल स्टैंडर्ड चेक होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि भारत के कानून को आप नहीं मानते, तो भारत के कानून का दरवाजा क्यों खटखटाए? आपकी लोकल स्टैंडर्ड क्या है? अगर किसी व्यक्ति विशेष जाता कि मेरे राइट टू प्राइवेसी का चक्कर है, मैं केस डाल रहा हूं, एक इंडिविजुअल कंसर्न जाता कि आप जो है फेसबुक और इसको, आप सोशल मीडिया को, हमारे राइट ऑफ प्राइवेसी का हमारा वायलेशन हो रहा है, तब एक बात समझ में आती। लेकिन ट्विटर और फेसबुक को जाने के अधिकार नहीं है, और इसका। और 5-7 मिनट रह गया है कार्यक्रम, हम आधे घंटे से ज्यादा का नहीं करेंगे। हमको आप कंक्लूजन बताइए। जैसे आप वकील हैं, क्लाइंट आपके पास जाता है तो कहता है, वो हर आदमी कहता है, मर्डर करके भी आता, कहता है सर हमको बचा लीजिएगा। वकील के यहाँ आदमी पहला शब्द यही कहता है, वो मर्डर है, बलात्कारी है, वो कहता है बचा लीजिएगा। आप एक चीज बताइए कि जैसे कि फेसबुक अगर आपके पास आता और आप फेसबुक वकील होते, आपको क्या लग रहा है, क्या हमारे कानूनों के लूप पॉइंट के अंतर्गत फेसबुक जीत जाएगा, या हमारा कानून इतना मजबूत है कि फेसबुक को हमारे कानून के आगे झुकना पड़ेगा? एक वकील के नाते बताइए। देखिए ऐसा है कि कानून हमारा बहुत ही सख्त है, और फेसबुक हो चाहे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इवन कि ट्विटर भी, उस सब को हमारे कानून को पालन करना पड़ेगा, लॉ ऑफ द लैंड का, क्योंकि एक अकेला नहीं है।
मैं जहां तक मैं समीक्षा कर पाया ट्विटर और इसकी व्हाट्सएप और फेसबुक का पिटीशन को मैं जो देख पाया, जहां से जिस पॉइंट को लेकर गए हुए थे, एक ही उनके पास फेवर में जजमेंट आ रही है। वो इंटरप्रिटेशन की बात है कि जस्टिस पुट्टा स्वामी का केस, पुट्टा स्वामी का जजमेंट 2017 का है, उसमें राइट ऑफ प्राइवेसी को डिक्लेयर किया हुआ, उसी के आधार पर ये पिटीशन फाइल किए हुए हैं कि प्राइवेसी। लेकिन ये उनका प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि कानून में पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कि आपकी प्राइवेसी कर ही नहीं सकते। रेगुलेशंस टोटल हमारा मानना पड़ेगा, जो भी है, जो भी प्लेटफॉर्म है उसको हमारा रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, और उसके अंदर किसी ना किसी रूप में आपको आना ही आना है। नहीं करते हैं तो आपकी बैन लगा दी जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक मॉडरेटर का काम, सबसे अधिक फेक न्यूज स्प्रेड करने का काम इन लोग जैसे कहीं और जगह सपोज करें कि किसी अदर कंट्री में वो उस चीज को पोस्ट कर दिए इंडिया के लिए बात को, ठीक है, इंडिया में सर्कुलेशन हो गया। सरकार ने ये नियम लाया कि भैया अगर किसी और राज्य में अपने कंट्री में कर दिया और इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति को फर्स्ट मिला वो स्प्रेड कर रहा है, तो वो ओरिजिनेटर का काम करेगा। उसी को आइडेंटिफाई करना है इनको कि ओरिजिनेटर कौन है, क्योंकि क्राइम को कर्व करने का, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ गया, आपका फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, नंबर, आपके मोबाइल नंबर हर एक बैंक से जुड़ा हुआ वो सेव हो रहा है, आप कोई भी मैसेज लेते हो वो सोशल मीडिया पे चला जाता है। इतनी जाल बुना हुआ है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन आदमी समझ ही नहीं सकता कि भाई हमारे व्हाट्सएप हमारे लिए चोरी कर रहा है, कि फेसबुक कर रहा है, कि इंस्टाग्राम कर रहा है, कि ट्विटर कर रहा है, क्योंकि ओटीपी आता है हम शेयर कर देते हैं, हमारा मैसेज को भी रिट्राइव करते हैं। जैसे हम अपना कोई भी डालते हैं, अपना कोई भी प्लेटफॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं, तो सबसे पहले ओटीपी आता है, कहता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें। अगर नहीं करते तो परमिशन नहीं देता उस ऐप को यूटिलाइज करने के लिए। जब नहीं देता तो हमारे इंडिया के कानून को मानने में तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हारा अगर मानसा सही होगा तो सबसे पहले तुम काम करेगा। इसका मतलब है, अब रही बात की 1 मिनट और लूंगा मैं, कि मैं टीवी पे देख रहा था, कुछ कांग्रेस के हमारे लीडर, वरिष्ठ लीडर इस बात को बहुत उठा रहे थे इसी कंटेंट पे। तो मैं देखा क्या कि जब सर्च करना शुरू किया तो 2018 से जब ये गवर्नमेंट सेटअप हुआ 2019 से 13/9 2019-20 से इस पॉइंट पे इसका चेयरमैन जो है शशि थरूर जी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, राज्यसभा का और लोकसभा का मिलाकर लगभग 31 मेंबर हैं। 21 जो है यहां से हैं और 10 राज्यसभा से हैं, लोकसभा से 21 और 10। इसका चेयरमैन कौन है? तो शशि थरूर जी हैं। अब जो भी कंसल्टेंसी होता है तो स्वाभाविक है कि बिना कमेटी का होता नहीं है, लेकिन अब ये बात है कि पॉलिटिकल इश्यूज उठाना है तो उठाते रहें। मेरा प्रश्न भी करीब करीब ऐसा ही था कि आप एक वकील के नाते बोलिए, क्योंकि आप ही लोग सीनियर एडवोकेट जज बाद में बनते हैं, आपको जज बनने की एलिजिबिलिटी भी आ गई है, आप अब तक जितने दिन की नौकरी चाहिए जज के लिए वो आप वकालत में कर चुके हैं। अगर आप जज होते तो ये जो सोशल मीडिया के पक्ष में राजनीतिक के महत्वाकांक्षी लोग मोदी को फंसाने के लिए जो सोशल मीडिया के पक्ष में बयान दे रहे हैं और टीवी डिबेटों में जो मोदी की आलोचना और सोशल मीडिया के पक्ष में बोली जा रही है, उस पर जज के फैसला देने में क्या फर्क पड़ता है? क्या कहीं जज दबाव में आता है कि यार जनभावना इसके पक्ष में है, मोदी के विरुद्ध तो कुछ देता है, या जज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ टमटम के घोड़े की तरफ से कानून पर देखता है, जनभावना से उसको कोई मतलब नहीं है? क्या कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? आप तो कई वकीलों को, जजों को देखे होंगे, उनके सामने जीरा किए होंगे। जज को मानसिकता ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने का काम करते हैं। प्रेशराइज नहीं, आप बड़ी बात करें, प्रेशराइज मतलब वो जज को प्रेशराइज करेंगे या बयानबाजी से प्रेशराइज करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, बयानबाजी, सोशल मीडिया, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मीडिया ट्रायल तो कोई भी केस का होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी सुनवाई होता उसको लाइव कर दो, लेकिन सोशल जो हमारा क्राइम है सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल है। बिल्कुल। हमारी सबसे अधिक प्राइवेसी, हमारा राइट ऑफ डिफेंस जो है सबसे पहले खत्म करता है। अगर मैंने कोई क्राइम किया तो मुझे पता है कि किस सर्कमस्टांसेस में मैंने क्राइम किया, लेकिन सोशल मीडिया वाले सबसे पहले, टीवी प्लेटफॉर्म वाले सबसे पहले हमें दोषी घोषित कर देते हैं।
हमें डिफेंस का मौका ही नहीं आता। उनकी एक होता क्या है मैं ये नहीं, ये इशू अलग है, इस पर अलग ही बात करेंगे, अब आधा घंटा होने वाला। मैं कह रहा हूं कि क्या जज प्रभावित होगा सोशल मीडिया के तरफ बोलने वाले बयानबाजों के वजह से, या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने निर्णय पर अडिग है? देखिए, ऐसा है कि जज के ऊपर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कानून के ऊपर इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, जज भी ह्यूमन बीइंग होते हैं। अब किस परसेप्शंस के साथ में कौन बैठा है, अपना परसेप्शंस राइट करने का जजमेंट होता है। नहीं तो हाई कोर्ट नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता, अपना एक परसेप्शंस होता है किसी के प्रति, और वैसे ही राइट होता है जजमेंट भी। नॉलेज इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है। संविधान, भारत का संविधान के अंदर ये एक मिला हुआ लिबर्टी कि अगर 2 जज हाई कोर्ट के ने जजमेंट पास कर दिया तो वही 2 जज साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट को उसको सेट असाइड करके भेज देते हैं। वही 2 जजमेंट तीसरी जज साहब बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैटर गया तो वो जजमेंट पलट जाता है। आज 2 जजमेंट कोई और, तो हमेशा क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस लीड करता है कोई भी जजमेंट को पास करने के लिए। सर्कमस्टांसेस से कोई अलग नहीं हो सकता। रहा बात कानून, तो कानून वही है, आधा ग्लास खाली है आधा भरा हुआ है। जो जैसा इंटरप्रिटेशन कर देगा उसके फेवर में कानून चला जाना है जज साहब को। लेकिन वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करना है, विद इन जो है फ्रेम ही इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है कि कौन सा जजमेंट कैसा आना है। ठीक है अवधेश जी, आप आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि अब एक सीरीज वाइज काम करें कि एक दिन के आधे घंटे में ये 52 साल का समस्या का निचोड़ नहीं निकल सकता है। आज हमने जानने का कोशिश किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने की हिम्मत कैसे किया और धारा किसके अंतर्गत, हाई कोर्ट में। और हम कल प्रयास करेंगे इस विषय और भी इसके लीगल एस्पेक्ट्स पर, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि इसके सीरीज चलाई जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिए, और तब जो है उस संदर्भ में कानून को इंटरप्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यही करते हैं। देखते हैं कि कब तक ये सीरीज चलता है और कब तक आपका सहयोग आशीर्वाद लगता है। ये कानूनी पहलू है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा समूह में बताएं, ताकि हमारे देश के जनभावना और जनमानस को इस बात की जानकारी हो सके कि हमारे देश का ही संविधान किसी बात पर हमको मना करता है और उसी बात पर उसे साथ भी देता है। तो एक जनभावना बनेगी तो हो सकता है किसी दिन संविधान संशोधन और एक अमूलचूल परिवर्तन भी चर्चा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परम और अपने भाई मिस्टर अवधेश के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।